हेलो एनसीईआरटी रीडर्स में आपका स्वागत है। चलिए आज से हम एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। एनसीईआरटी का 6 to 12 पूरा कोर्स शुरू करेंगे। तो एनसीईआरटी का क्लास 6 हिस्ट्री आज शुरू करेंगे। अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे। अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस नाम से आप क्या समझते हैं? इतिहास में कोई घटना मतलब इतिहास में क्या घटना हुई है, कब हुई थी या कहाँ हुई थी और कौन सी वो कौन कौन सी घटनाएं थी जो महत्वपूर्ण है, जिसे हमें जानना जरूरी है। ये अध्याय जो है इंट्रोडक्शन है, जो मतलब इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती है। चलिए अब शुरू करते हैं। कैसे पता लगाएं कि अतीत में क्या हुआ था, कल क्या हुआ था या एक साल पहले क्या हुआ था या भूतकाल मतलब पीछे वाले समय में क्या क्या हुआ था, ये घटना में कैसे मालूम पड़ती है। ये सारी चीज़ें जैसे कल क्या हुआ था, इसकी जानकारी हमें न्यूज़पेपर से मिलती है। टेलीविज़न देखते हैं, न्यूज़ चैनल, रेडियो सुनते हैं या अखबार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये सब चीज़ से क्या कल की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिन्हें उस समय की स्मृति हो या उस समय की क्या है जानकारी हो। वो ऐसे व्यक्ति से हम जान लेते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी हमें कैसे होती है। ये सारी बातों की जानकारी हमें इतिहास या अतीत में जो घटना हुई है उसके बारे में पढ़ने से होती है। जैसे ये जो स्रोत हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है, जैसे पुरातात्विक स्रोत है और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में वही सिक्के हो गए, मनके हो गए, मूर्ति हो गया या कोई शिलालेख, ये सब पुरान लेख, ये सब से हमें मतलब जो पुरातत्वविद होते हैं ये सारी चीज़ें का अध्ययन करते हैं, अतीत की मिली हुई वस्तुओं या इमारतों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद हमें बताते हैं कि कब क्या हुआ था। फिर चलिए अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं जिसे हम जान सकते हैं। जैसे कि हमारे मन में ही उठता है कि मतलब अभी मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, जैसे मोबाइल है, टीवी है, ये सारे हैं। लेकिन अतीत में लोग कैसे अपना मनोरंजन करते थे या कैसे घरों में रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे या कैसे खाना खाते थे या किस तरह के घरों में रहते थे, किस तरह के खेल खेलते थे या किस तरह की कहानियाँ सुनते थे या फिर नाटक देखते थे या कौन से गीत गाते थे, किस तरह के संगीत उस समय प्रचलित थी। ये सारी बातों का अध्ययन हम इतिहास में करते हैं या इतिहास में अतीत में शिकारी रहे हैं। हमारे पूर्वज क्या हैं, आखेटक और शिकारी रहे हैं, जानवरों का शिकार करते थे। फिर उनका थोड़ा विकास हुआ तो वो पशुओं को पालने लगे और फिर कृषक बन गए। फिर धीरे धीरे विकास हुआ तो शासक बने, फिर व्यापारी, पुरोहित, ये सारे इन सभी के बारे में हम अतीत में पढ़ते हैं। संगीतकार या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। अतीत हमारे इतिहास में लोग कहाँ रहते थे। लोगों ने सबसे पहले अपना निवास स्थान कहाँ पर चुना था। अतीत में लोग सबसे पहले नदियों के किनारे रहना पसंद किए थे, क्योंकि नदियाँ क्या है, नदियों से हमें जल की आपूर्ति हो जाती है। और जैसे नदी है तो नदी के किनारे
जंगली जानवर आते हैं शिकार करने के लिए, तो उसका भी वो आसानी से मतलब पानी पीने के लिए आते थे, तो वो जानवर का वो क्या करते थे, शिकार कर लेते थे। वैसे ही जैसे नर्मदा नदी है, तो इसका ये क्या है, मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाओ। देखते हैं नर्मदा नदी कहाँ है। ये देखिए, नर्मदा जो नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी से ये निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। कई लाख वर्ष पहले ये लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब वो अपना खाना या जो कुछ भी था उसे इकट्ठा करते थे। संग्राहक मतलब जो इकट्ठा करने वाला, वो जो शिकार करते थे या जंगल में फल फूल या जो भी खाने का पदार्थ मिलता था वो संग्रहित करते थे। बाद में जब जब विकास हुआ तब वो कृषक बने। फिर धीरे धीरे वो विकास का दौर चलते रहा। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से वो परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगलों के अन्य उत्पादों का क्या करते थे, संग्रहण करते थे, इसलिए उन्हें कुशल संग्राहक कहते हैं। और जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी करते थे। हमारे पूर्वज शिकारी भी थे। यहाँ तक तो हुआ इंट्रोडक्शन। यहाँ देखिए नर्मदा नदी जो है यहाँ से निकल रही है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है इधर गुजरात होते हुए और अरब सागर में क्या है, गिर जाती है। अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये जो सारे नाम है इसे मैप पर देखिए और पहचानिए कहाँ पर कौन सा स्थान है। देखिए मैप में ये है किरथर और ये सुलेमान की पहाड़ी। ये कहाँ है, ये पाकिस्तान में पड़ रहे हैं, किरथर और सुलेमान की पहाड़ी। अभी के पाकिस्तान में है। अब पहले जब पाकिस्तान नहीं बटा था तो ये भारत में ही थे। फिर देखिए ये जरूरी है, इसको ध्यान में रखिएगा, किरथर कहाँ है और सुलेमान कहाँ है। अब देखिए ये जो किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ी है, यहाँ पर क्या हुआ था, 8000 वर्ष पूर्व, क्या 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने मिलकर क्या गेहूं, जौ की फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। उन्होंने सबसे पहले यहाँ खेती की। कब, 8000 वर्ष पूर्व। कहाँ पर, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ। ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ किधर है, पाकिस्तान के तरफ हैं। कब है, 8000 वर्ष पूर्व। गेहूं और जौ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। अब जब कृषि का विकास हुआ, जब लोगों ने खेती करना शुरू किया, अपने ज़रूरतों के हिसाब से उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया। जैसे भेड़ बकरी है तो बकरी मतलब इनसे उन्हें मांस, या भेड़ है तो उससे ऊन मिल जाता था। गाय है, गाय दूध के लिए। अब बैल जैसे कि खेती करते थे तो खेत को जोतने के लिए, या कोई भारी सामान है तो उसे ढोने के लिए क्या है, बैल, खच्चर, घोड़ा, ये सब का उपयोग करते थे। अपने ज़रूरतों के हिसाब से इन पशुओं को क्या हुआ, उन्होंने पालतू बनाया। और वो पहले हमारे पूर्वज घुमक्कर थे, जगह जगह जाकर मतलब खाना खोजते थे, एक जगह स्थायी तौर पर नहीं रहते थे। लेकिन जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तो अस्थायी तौर पर उन्होंने रहना शुरू किया। गांव
वे गांव बसाकर रहने लगे। अब देखिए, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब देखिए इसे मैप पर, उत्तर पूर्व भारत की ये क्षेत्र क्या है, ये उत्तर पूर्व है, और ये पश्चिम, उत्तर और पश्चिम वाला ये क्षेत्र है, ये उत्तरी क्षेत्र है, ये दक्षिणी क्षेत्र है। उत्तर पूर्व में क्या है, गारो, और गारो की पहाड़ी यहाँ है, देखिए गारो हिल्स, यहाँ गलती हो गया, यहाँ पर देखिए गारो हिल्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। गारो हिल्स उत्तरी पूर्वी भाग में, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में है, ये गारो की पहाड़ियाँ है। फिर विंध्याचल, ये जो यहाँ पर जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटती है। विंध्य की पहाड़ी जो है उसके उत्तरी भाग में जो भारत का हिस्सा है उसे उत्तरी भारत करते हैं, और जो नीचे दक्षिण का हिस्सा है उसे दक्षिणी भारत कहते हैं। यहाँ समझ गए, गारो हिल्स है और यहाँ विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल रेंज है। अब देखिए, और विंध्याचल की पहाड़ियाँ, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ भी ये जो गारो और विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, इस क्षेत्र में भी कृषि का विकास हुआ, लोग वहाँ बसे और खेती किए। यहाँ पर चावल की खेती हुई, यहाँ पर क्या, चावल की खेती हुई। जैसे देखिए, यहाँ किरथर और सुलेमान पर्वत श्रेणी है ना, इस क्षेत्र में गेहूं और जौ की खेती हुई थी। कब हुई थी, 8000 वर्ष पूर्व। ये गारो है और ये ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर चावल की खेती हुई थी। अब देखिए, मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अब देखिए सिंधु, ये है सिंधु। सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है, सिंधु का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील और बोखरचू हिमनद से सिंधु का उद्गम होता है। सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदी है, सिंधु की रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। व्यास है, सतलज है, झेलम है, चिनाब है, रावी, सतलज, व्यास, ये सिंधु की क्या है, मुख्य सहायक नदी है। और ये और भी सहायक नदी है, लेकिन मुख्य रूप से 5 ये बड़ी मतलब सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। समझ गए। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील बोखरचू हिमनद से होता है, और ये कहाँ जाकर गिरती है, अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है, गिरती है। सिंधु इसकी सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में क्या होती है, मिल जाती है। सहायक नदी किसे कहते हैं, वो नदी जो किसी बड़ी नदी तंत्र में जाकर विलीन हो जाती है, उसमें मिल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, सहायक नदी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे, कौन सी नदी, सिंधु नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आरंभिक नगर, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे भारत की पहली नगरीय सभ्यता कहते हैं, सिंधु नदी के आसपास ही क्या हुआ, उनका विकास हुआ, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसके बारे में आगे के अध्याय में हम जानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये किस नदी के किनारे था, सिंधु नदी के कारण, इसीलिए इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। कब, 4700 वर्ष पूर्व ये अस्तित्व में थे।
अब गंगा और उसकी सहायक नदी को देखते हैं। गंगा, ये देखिए गंगा जो है, गंगा क्या है, बिहार में बहती है, उत्तर प्रदेश होते होते बिहार आती है। बिहार, गंगा नदी के किनारे बहुत सारे क्या है, शहर भी बसे हुए हैं, जैसे वाराणसी हो गया, पटना हो गया, लखनऊ, ये सारे क्या है, गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। इनकी सहायक नदी में क्या है, यमुना है, कोसी है, सोन नदी दक्षिण दक्षिण दिशा से आके गंगा में मिलती है, बेतवा है, देखिए ये सब क्या है, ये छोटी छोटी सहायक नदी है। चंबल है जो गंगा की क्या सहायक नदी है, बनास, बनास, चंबल और सोन, यमुना, घाघरा और कोसी। कोसी को क्या बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि कोसी अपने साथ बाढ़ लेके आती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी को। पता चल गया गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में आकर मिलते हैं, तब गंगा नदी मुख्य रूप से गंगा नदी का निर्माण होता है, और वो यहाँ से बहते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए फिर ये बिहार में प्रवेश करती है, फिर पश्चिम बंगाल होते होते फिर ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अच्छा, एक और चीज, जैसे कोई नदी अरब सागर में गिरती है तो क्या, अरब सागर में गिरती है तो ज्वार नदमुख बनाती है। अरब सागर है ना, ये अरब सागर में कोई नदी गिरेगी तो ज्वार नदमुख, जिसे एस्चुरी भी कहते हैं। लेकिन जब कोई नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो क्या बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो गंगा नदी, इसकी सहायक नदी के किनारे समुद्र तटीय इलाकों में नगरों का क्या हुआ था, विकास हुआ था। गंगा नदी के किनारे एक साम्राज्य, महाजनपद जिसे कहते हैं, मगध महाजनपद का स्थापना हुआ था, जो गंगा नदी के क्या है, दक्षिणी भाग में है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन, सोन तो देख ही लिए, दक्षिण दिशा से आकर के गंगा में मिलती है। देख लीजिए एक बार फिर से, सोन, यह है सोन नदी, ये क्या है, दक्षिण दिशा से आकर के गंगा में मिलती है। यहाँ देखिए सोन है, सोन नदी है ना, ये इधर से आकर के क्या है, गंगा में मिल रही है। सोन क्या है, गंगा की एक सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन में मगध जो वर्तमान बिहार में है, मगध महाजनपद, जिसमें जिसके राजा कौन कौन हुए थे, जिस पर बहुत सारे राजवंशों ने शासन किया था, जैसे शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, ये सब क्या है, मगध महाजनपद पर शासन किए थे। जैसे मौर्य वंश के शासक कौन हुए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मौर्य वंश का संस्थापक किया, जिनके गुरु चाणक्य थे। फिर मौर्य वंश के फिर आगे इसी तरह से और कई शासक इस पर शासन किए हैं। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। जो मगध के शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना हुई। केवल ये मगध महाजनपद के अलावा भी देश के कई हिस्सों में ऐसे ही बड़े बड़े क्या थे, राज्य और साम्राज्य थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। यहाँ एक शब्द है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप से आप क्या समझ रहे हैं, उपमहाद्वीप ऐसे क्षेत्र को कहते हैं, जैसे देखिए भारत का मैप, यहाँ देखिए उपमहाद्वीप
भारत किसका हिस्सा है? भारत एशिया महादेश का हिस्सा है। एशिया महादेश में भारत आता है, लेकिन भारत को एक उपमहाद्वीप भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसकी भौगोलिक और सांस्कृतिक ये भौगोलिक और सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से एक अलग पहचान रखता है। ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है एशिया एशिया कॉन्टिनेंट जो है ना, उसमें क्या है, भारत एक अलग पहचान रखता है। भारत की संस्कृति क्या है? मिली जुली संस्कृति है। हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के धर्म है, कई तरह के भाषाएं हैं जिसका प्रयोग करते हैं यहाँ। अ, मतलब दुनिया कहा जाता है, दुनिया के हर तरह की जलवायु पाई जाती है। जैसे उत्तर में हो गया ठंड है, दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। फिर पूर्वी भाग में देखिए जो मेघालय है, वहाँ क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, मासिनराम। फिर इधर देखिए यहाँ रेगिस्तानी इलाका भी है, राजस्थान। भारत क्या है? भारत अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। पूरे जो महादेश है उस सब में से एक अलग पहचान रखता है। इसके इसके पश्चिम उत्तर से देखिए, उत्तर पश्चिम से देखिए तो आगे आप पहले ही देख चुके हैं, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां हैं जो इसके उत्तर पश्चिम का क्या है, एक सीमा, एक बॉर्डर बनाती है। फिर उत्तर से देखिए, उत्तर से ये चीन के तरफ से क्या है, हिमालय पर्वत है जो एक बहुत विशाल प्राकृतिक सीमाएं बनाती है। फिर देखिए ये तीन तरफ से जल से घिरा है न, जो जो स्थलीय भाग से इसे अलग बनाता है। जैसे इसके क्या है, पश्चिम में अरब सागर हो गया, पश्चिम में हुआ ना अरब सागर। फिर दक्षिण में हिंद महासागर। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का भी नाम है, हिंद महासागर। इसके पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, और उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। ऐसे पूछा जाए कि भारत की चौहद्दी बताइए, तब क्या है, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब सागर है। पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में हिमालय पर्वत। इस तरह से क्या है, भारत एक उपमहाद्वीप है। ये उपमहाद्वीप है तो यहाँ क्या है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लोग यात्रा करते थे। आज भी लोग देखिए यात्रा करते हैं, लेकिन आज आसान है यात्रा करना, क्योंकि सड़क मार्ग, रेल मार्ग है, वायु मार्ग भी है, और जल के माध्यम से भी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। लेकिन पहले के समय में इतना आसान नहीं था यात्रा करना। जैसे ऊंचे पर्वतों को पार करते थे वो चल कर ही, पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तानी इलाका, नदियां, समुद्र के कारण यात्रा करना क्या था, जोखिम भरा होता था पहले के समय में, क्योंकि पहले इतने संसाधन नहीं थे। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। फिर भी ये वो लोग क्या थे, यात्रा करते थे, इतना मुश्किल होने के बाद भी। अतः कभी लोग काम के तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। कहीं प्राकृतिक आपदाएं आ गई, जैसे भूकंप आ गया या सुनामी या बाढ़ आ जाता था, तो क्या लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़ता था, क्योंकि उनका जो निवास स्थान था वो ये इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाता था, जिसके कारण उन्हें अपना वो निवास स्थान छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ता था, यात्रा करना पड़ता था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। जैसे होता था ना कि कोई शक्तिशाली राज्य है तो अपने से कमजोर राज्य पर जाके हमला कर दिया और उसके राज्य को हड़प लिया, उस पर विजय प्राप्त करके अपना राज्य का विस्तार किया। इसलिए भी लोग एक जगह से सेनाएं मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपना राज्य का विस्तार करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी जो थे
वो वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपना व्यापार करने के लिए। काफिला एक शब्द है, यहाँ देखिए काफिले। काफिले शब्द यात्रियों का दल या व्यापारियों, तीर्थ यात्रियों एवं खानाबदोश ये सब साथ में लंबी दूरी यात्रा करते थे। जैसे कोई है ना, यात्रियों का दल हुआ या व्यापारियों का दल हुआ, तीर्थ यात्रा करते हैं ना, उस उनका दल हुआ। तो झुंड में लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? काफिले कहते हैं, काफिले, काफिला। कभी जहाजों में अपने साथ बहुमूल्य वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। कौन? यात्री, मतलब यात्रा करते थे व्यापारी, अपना व्यवहार करने के लिए। धार्मिक गुरु, धार्मिक गुरु अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने, लोगों को धार्मिक शिक्षा देने के, शिक्षा और सलाह देने के लिए क्या थे? गांव गांव, गांव गांव, कस्बा कस्बा जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा करते थे। कुछ लोग जो थे, जैसे एक स्थान पर वो रह रहे हैं, फिर उनको मतलब जानना होता था कि और स्थान पर वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ के मतलब क्या वनस्पति है, ये सब जानने के लिए एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते हैं। आज भी देखिए लोग जाते हैं घूमने दूसरे देश में, उनकी जलवायु, मौसम, वहाँ की खान पान, रीति रिवाज को जानने के लिए, वहाँ के भाषा, रहन सहन, ये सब जानने के लिए आज भी लोग जाते हैं घूमने के लिए दूसरे दूसरे देश। इन सभी यात्रियों से लोगों को एक एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। जैसे लोगों ने यात्रा किया, एक जगह से दूसरी जगह गए, तभी तो लोग एक दूसरे के विचारों को जाने, एक दूसरे के रहन सहन को जाने, एक दूसरे के धर्म, बोल चाल, ये सब को जाने। इस तरह भारत में क्या है, भारत की संस्कृति भी समृद्ध हुई लोगों के आने जाने से। फिर देखिए, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? घूमने के लिए जाते हैं, कोई पढ़ाई करने के लिए विदेश जाता है, या फिर अपना मतलब चिकित्सा इलाज कराने के लिए भी दूसरे जगह जाते हैं। बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे लोग क्या है, घूमने के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं। कितना लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, कोई घूमने के लिए। ये सारे कारण हैं यात्रा करने के लिए। एक बार फिर से मानचित्र वन को देखिए। पहाड़ियों और पर्वतों और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना क्या आसान नहीं था। पहले उतने साधन नहीं थे, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक मतलब जाने में उनको कठिनाई होती थी। व्यापारी लोग ही देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो उनको रास्ते में डर होता था कि उनका सामान कोई लूट ना ले या चोरी ना कर ले, या फिर अचानक से कुछ भी हो जाता था। इसलिए लोग, पहले जंगल भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा था, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में मतलब जंगली जानवरों का भी डर होता था। इसलिए उनके लिए यात्रा करना पहले के लोगों के लिए आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे कर सके, जिन्होंने मतलब हिम्मत दिखाया तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए। जैसे देखिए, भारत की ही खोज कहते हैं तो पहले क्या था, पहले पहले स्थलीय मार्ग से ही यूरोपवासी क्या थे, भारत से व्यापार करते थे। इसे रेशम मार्ग भी कहा जाता था। ये क्या, यहाँ से मसाले ये सब ले जाते थे। रास्ते में क्या होता था, उनके साथ लूटपाट हो जाता था। लेकिन जब उन्होंने क्या समुद्री मार्ग को खोजा तो उनके लिए यात्रा करना मतलब व्यापार करना आसान हो गया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। इस तरह से क्या हुआ, हमारी संस्कृति समृद्ध हुई
और लोगों के इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। जैसे भारत में अभी बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जो भारतीय मूल के नहीं हैं, वो विदेशों से आए हैं। जो विदेशी यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, किसी कारण से यहाँ आए थे, वो अपने साथ अपना रीति रिवाज, अपना भोजन खान पान भी लेके आए हैं। जैसे देखा जाए तो समोसा, पुलाव, हलवा या बिरयानी, ये सब भारतीय मूल के व्यंजन नहीं है, ये मध्य एशिया से भारत आए थे। फिर देखा जाए तो बहुत ऐसे फसल भी हैं जो भारतीय मूल के नहीं है। टमाटर हो गया, प्याज हो गया या आलू हो गया, ये भारतीय भारतीय मूल के नहीं थे, बाहर के लोग आए और वो अपने साथ ये सारी चीज़ें लेके आए। फिर देखिए कि यहाँ धर्म ही पौराणिक तौर पर देखा जाए तो सिर्फ हिंदू धर्म ही यहाँ था, लेकिन बाहर से लोग आए तो अपना धर्म प्रचार भी किए। आज हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। इस तरह हमारी संस्कृति क्या हुई, समृद्ध हुई और हम विविधता वाले देश बन गए। भारत क्या है, भारत में अनेक संस्कृति है, अनेक रीति रिवाज है, अनेक पहनावा है, फिर भी हम भारतीय के रूप में एक हैं। अनेकता में एकता है। चलिए आज का क्लास यहीं शुरू करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। फिर ये पार्ट 1 हुआ, चैप्टर 1 का पार्ट 2 कल करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।